Good afternoon, students. Welcome to Pratham Science Academy. Students, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल। सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जिस तरह से दीवारें ईंटों से बनती हैं, उस तरह से हमारा शरीर या किसी भी एनिमल की बॉडी या प्लांट की बॉडी सेल से बनती है। हम जानेंगे कि ये सेल किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर हुआ, सेल के कंपोनेंट्स क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं इस चैप्टर में। उससे पहले बच्चों, मैं आपको कहना चाहूंगी, कीप वाटरिंग योर सेल्फ, यू आर ग्रोइंग। पानी पीते चाहिए, आप बढ़ रहे हो। क्या बोलता है ये एनसीईआरटी का चैप्टर? It is widely accepted amongst the scientist community that life originated in water. साइंटिस्ट ने ऑलमोस्ट ये बात श्योर कर दी है कि हाँ, लाइफ पानी में पैदा हुई थी। लेकिन क्या ओशन के पानी में, लेक के पानी में, सी के पानी में? हाँ, ये भी क्लियर हो चुका है कि लाइफ originated in small water bodies first. सबसे पहले जो लाइफ आई थी वो स्मॉल वाटर बॉडीज में आई थी, जैसे कि पूल्स में, विद चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन rather than in the oceans. बोलते लाइफ हॉट स्प्रिंग्स में भी थी, हॉट स्प्रिंग और कोल्ड क्लाइमेट में भी थी. These environment conditions to be seems similar to those of early Earth. About 3.5 billion years ago, organisms living in these hot springs. बोलते 3.5 million years ago, 3.5 billion years ago, billion years ago. क्या पता चला था? कि लाइफ हॉट स्प्रिंग्स में भी है, लाइफ हॉट स्प्रिंग्स में भी है. और जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उन्हें हम थर्मोफाइल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? थर्मोफाइल्स. ये है थर्मोफाइल्स. ठीक है. और ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल के बने हैं. यूनिसेलुलर. किस चीज के बने हैं? यूनिसेलुलर, मतलब एक ही सेल के. यूनिसेलुलर. थर्मोफाइल्स आर यूनिसेलुलर और ये हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं. ये 3.5 बिलियन ईयर पहले पता लगाया जा चुका है. 3.5 बिलियन ईयर्स. तो साइंटिस्ट फ्रॉम द बिरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेस लखनऊ स्टडी दीज हॉट स्प्रिंग्स. ओके. स्टडी दीज हॉट स्प्रिंग्स. ठीक है. और उन्होंने क्या निकाला, क्या निचोड़ निकाला? और उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो सेल है हॉट स्प्रिंग्स में, इनके अराउंड, जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल है, मान लो ये सेल है, इसके अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है जो इसको हॉट वाटर में सरवाइव करने देती है, जो इसको हॉट वाटर में सरवाइव करने देती है. तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर, CaCO3 की लेयर, ठीक है, जिसे हम मार्बल भी कहते हैं, वो फॉर्म हो जाती है. ये जो डिपॉजिट्स हैं ये हॉट वाटर में भी, ऐसी कंडीशन में भी इनको सरवाइव करने देते हैं. इनके लिए ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बन जाती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर ईंटें एटम्स की बनी हैं, अगर पत्थर एटम्स के बने हैं, अगर मेज कुर्सी एटम्स के बने हैं, तो जितनी भी लिविंग चीजें, ये डेड चीजें हैं, और जितनी भी लिविंग चीजें हैं वो सेल से बनी हैं. ह्यूमन
मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, इसलिए हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है अमीबा। क्या है, अमीबा। और अगर सेल्स को इकट्ठा कर दिया जाए, ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज नोन एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, सो ये हमारे पास सेकंड पेज ऑफ दिस चैप्टर। The group of similar cell is called tissue, and this tissue performs a specific function, and these tissue combine together to form organs. Okay, and organ to organ system, organ, organ system, और organ कौन कौन से हैं हमारे पास, नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, और ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम कौन सा तैयार हुआ इनसे, इन नेजल पोर, नेजल कैविटी, ट्रैकिया से, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, so cell, tissue, organ system, and organism. Even when the cells are organized into tissue, organ system, there remains fundamental unit of structure and function. बोलते हैं चाहे सेल बार बार इकट्ठा होकर के टिश्यू बना रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बना रहा है, लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, क्योंकि इसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं, जो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, वो इसको लिविंग रखने में सक्सेसफुल है। ठीक है, और ये सेल के अंदर इतने कंपोनेंट्स हैं कि सारे कम्युनिकेट करके आपस में सेल को डाई होने नहीं देते। दे कीप द सेल लिविंग। ओके, हाउ टू स्टडी सेल्स। सेल्स को कैसे स्टडी किया जाए, सेल इतने छोटे हैं, वो कैसे पता लगाया उनके बारे में। तो कह रहे हैं व्हाट डू वी फील कॉल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू सी अबाउट वेरी क्लोज। बहुत क्लोज से हम कहाँ से देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर दूर से हम दो पॉइंट्स को सेपरेटेड देख सकते हैं, लेकिन 25 के बाद जब वो नियर बाय आने लग रहा है तो वो हमें एक ही लगते हैं, वो दो पॉइंट्स। मान लो जैसे ये दो दो पॉइंट्स हैं यहाँ लगाए मैंने, है ना, इतनी दूर से तो ये दो ही दिख रहे हैं, लेकिन ये 25 सेंटीमीटर से की दूरी से कम करके अगर मैं इनको देखूंगी तो मुझे ये एक ही, ये हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। ये क्या है, हमारी आईज की, ह्यूमन आई की लिमिट ऑफ है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। ओके, कि हम ह्यूमन आई की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है। तो 25 सेंटीमीटर के बाद टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हमें सिंगल दिखने लगते हैं हमारी आईज को। ए सेल इज यूजली टू स्मॉल टू बी सीन बाय अनएडेड आईज। बोलते एक सेल जो है वो बहुत छोटा है, हमें आईज से नहीं दिख सकता। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, और उसमें हमें कौन सा लेंस चाहिए, कन्वेक्स लेंस और एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, या कन्वेक्स लेंस होना चाहिए उसमें, या कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कौन कौन से, एक ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आई पीस। ये दोनों मिलकर के इतना मैग्नीफाई कर सकते हैं कि हमें सेल दिख जाए, या फिर अकेला कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था, हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक। कब, 1900। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक। ठीक है, कैसे, एक उसने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था जो कि कैपेबल ऑफ अबाउट 200 to 300x मैग्निफिकेशन, इतनी गुना किसी चीज की मैग्निफिकेशन पावर वो कर सकता था। उसने उसको कहा कि ये जो अंदर लिविंग चीज है जो दिख रही है, जो जो मैग्नीफाई होके देखी, उसको बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट जो है वो दिखे, और उसका नाम सेल दे दिया। किसने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। नाउ वी वर ऑन द थर्ड पेज ऑफ द एनसीईआरटी। थर्ड पेज एनसीईआरटी का क्या बोलता है, देखते हैं। अरे कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, पहले हमने देखा कि माइक्रोस्कोप होना चाहिए सेल को देखने के लिए, और उसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंसेज जो हैं मैग्नीफाई होकर के अंडर विजिबल लाइट हमें सेल दिखा सकते हैं, है ना। टू एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। अंडर माइक्रोस्कोप जब आप सेल को देखोगे तो आप उसको
मैग्नीफाई करके डिफरेंट पार्ट्स उसके देख सकते हो। लेट अस एस्टिमेट द, अब हम देखते हैं कि क्या सारे ही सेल का साइज एक बराबर है या जितने भी सेल हैं उनका साइज डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, सेल जैसे न्यूरॉन का सेल डिफरेंट है, मसल सेल्स का साइज डिफरेंट है, एग सेल डिफरेंट है, ऑस्ट्रिच सेल का साइज डिफरेंट है। तो ये हमें क्या करना है, साइज को जब सेल के साइज को एस्टिमेट करेंगे तभी हमें पता लगेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, टेक ए ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर मार्किंग। ठीक है, सेंटीमीटर की मार्किंग नहीं होनी चाहिए उसमें, किसकी, ट्रांसपेरेंट रूलर लेना है और उसमें मिलीमीटर की मार्क। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, स्टेज है ना, ये है स्टेज, ये है स्टेज है ना, यहाँ पे रखना है रूलर, ट्रांसपेरेंट रूलर, उसमें हो, है ना, काउंटिंग से। और फोकस ऑन इट यूजिंग द एडजस्टमेंट नोब, ऑब्जर्व द एडजस्टमेंट नोब से इसको क्या करना है, फोकस करना है, यहाँ से फोकस करना है। ऑब्जर्व द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड, व्यू थ्रू द आई पीस ऑफ, मेजर इट इन नैनोमीटर। अब क्या करना है आपको कि इसको आई पीस से व्यू करना है और आई पीस से मेजर करना है और देखना है ये ट्रांसपेरेंट रूलर। कन्वर्ट द डायमीटर फ्रॉम टू माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे माइक्रो, ये जो आपके पास आया है इसको कन्वर्ट कर दो माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है मतलब जैसे मान लो 5 आया, इसका मतलब माइक्रोमीटर कितना होगा, 5 into 1000, क्या होगा, 5 into 1000। ओके, सो क्या आएगा, 5000 माइक्रोन मीटर। ओके, रिमूव द रूलर। अब रिमूव कर दो इसको और अब क्या करो, इसको ओनियन पिल पे रख दो। अब यहाँ क्या रख दो, इस रूलर को हटा के ओनियन पिल रख लो माइक्रोस्कोप पे। अब स्लाइड से इसके ऊपर फोकस करो और देखो कि ये जो काउंट है नंबर ऑफ सेल्स इसके उतनी अलोंग द डायमीटर ऑफ द फील्ड ऑफ द व्यू इन वन स्ट्रेट लाइन। बोलते इसी में एक स्ट्रेट लाइन में, इसकी एक स्ट्रेट लाइन में कितने सेल्स आए उनको देखो और एस्टिमेट करो उनका साइज। वो कैसे होगा, अगर 1 मिलीमीटर पे 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर होगा और उससे आपको नंबर ऑफ सेल्स पता चल जाएंगे। ये है हाउ टू ये है एस्टिमेट किया है साइज ऑफ द ओनियन पिल, डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन द माइक्रोस्कोप। जो भी हमें विजिबल फील्ड एक लाइन में दिख रही होगी वो उसका डायमीटर निकालो और नंबर ऑफ सेल उस डायमीटर पे कितने हैं उससे डिवाइड कर दो। ओके, जैसे मान लो सपोज 25 सेल्स जो हैं दिख रहे हैं आपको और seen along the, in that case the size of one onion cell is b 5000 माइक्रोन मीटर। तो हमें पता है कि डायोमीटर जो विजिबल है वो 5000 माइक्रोन मीटर है और उस एक लाइन में 25 है, तो हमें हमारे पास कितना आएगा साइज, एस्टिमेटेड साइज ऑफ ओनियन पील 200 माइक्रोमीटर। तो ओनियन पील के साइज कितना होगा, 200। तो इस तरह से इस फार्मूले से इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये फार्मूला ग्रास्प करना है बच्चों आपने, टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड साइज ऑफ द ओनियन पील। और अब आप किसी भी सेल का साइज इसी तरह से डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द सेल आप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी सेल का आप इससे निकाल सकते हो। इसे हम कहते हैं द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप डिपेंड्स। कई कई माइक्रोस्कोप की पावर जो है वो कई कई गुना हो गई है, इतने एडवांस माइक्रोस्कोप आ गए हैं। पहले जो थे वो लाइट की रेडिएशन से, है ना, लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड से भी पता लगाते हैं। ठीक है, बोलते ये है हमारे पास 3 फीचर से हम माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट ओवर द ईयर, साइंटिस्ट हैव, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ओवर द ईयर साइंटिस्ट हैव इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप बाय इम्प्रूविंग इट्स 3 मेन फीचर्स। रेजोल्यूशन, कौन कौन से फीचर्स इंप्रूव किए, रेजोल्यूशन जो कि क्या करेगा, क्लैरिटी, मेजर्स द क्लैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स, है ना। तो कितनी चीजें हैं, रेजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट, और नेक्स्ट है 3 कंपोनेंट से हम क्या कर सकते हैं, साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया है, रेजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट और
रेजोल्यूशन, कंट्रास्ट और तीसरी चीज है हमारे पास मैग्निफिकेशन। क्या है? मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन। तो क्या क्या है? रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, ठीक है। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब ब्राइटनेस, हाँ, ब्राइटनेस, एंड मैग्निफिकेशन, एंड मैग्निफिकेशन। ये इन चीजों पे फोकस करके साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप का लेवल बढ़ाया है, उसे और पावरफुल बनाया है, इन चीजों को इम्प्रूव करके, कंट्रास्ट को इम्प्रूव करके, रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करके, मैग्निफिकेशन, इन तीन कंपोनेंट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से कंपोनेंट में साइंटिस्ट ने इम्प्रूवमेंट की जिससे कि माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट हुई। इट ओके? अब है हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, most awaited structure of cell. You have learned that cells are organized into specialized tissues, है ना? टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और सेल टू फंक्शन एज ए यूनिट दे मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद। बोलते किसी भी चीज को, इतनी छोटी चीज को अगर फंक्शन करना है तो उसके कंपोनेंट्स को आपस में इंटरेक्ट करना, आपस में कम्युनिकेट करना। आपस में तो कम्युनिकेट करना जरूरी है, सराउंडिंग के साथ भी कम्युनिकेट करना है, तभी वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बन सकता है। और ये जो इंटरेक्शन है बाउंड्रीज की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, यही इसको लिविंग रखती है। यही एक्सचेंज जो है, ये रिस्पॉन्स जो है एनवायरनमेंट को, यही इसको लिविंग रखता है। तो कौन है वो जो सेल को एनवायरनमेंट के साथ रिस्पॉन्ड करती है? वो है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल, एंड दैट इज सेल मेम्ब्रेन। दैट इज सेल मेम्ब्रेन। लेट मी शो द डायग्राम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू यू। ओके, देखा आपने सेल मेम्ब्रेन? मैंने आपके लिए सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर निकाला है। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन ये है। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, ठीक है। ये इसमें सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या क्या होता है? ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स ना, ये वाले, और ये सब, ये क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ये वाला पोर्शन कार्बोहाइड्रेट है, ये वाला। और ये नीचे वाला क्या है? प्रोटीन। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या है ये? ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके बाद हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड। ये ग्रीन कलर का क्या है? ग्लाइकोलिपिड। ये कोलेस्ट्रोल, ये कोलेस्ट्रोल, ठीक है। ये इंटीग्रल, पूरी सबसे बड़ी प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन पूरी। ये पेरिफेरल, साइड में ही है, सिर्फ थोड़ी है, कम है। तो पेरिफेरल प्रोटीन पूरी पूरी लेयर में है, ऊपर से नीचे को। तो ये क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन। ओके। ये चैनल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, ये दो दो बड़े बड़े इंटीग्रल प्रोटीन जोड़ो और ये बन गए चैनल प्रोटीन, ठीक है। और ये है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। ये हेलिकल, ये। तो प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, कितनी टाइप की प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। ये क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन। और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट है। ग्लाइको, यहाँ देखिए ये पूरा एरिया ग्लाइको प्रोटीन, और ये है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, ठीक है। दिखता ये इस तरह से है। ये 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 ब्रिंजल कलर की क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। तो बच्चों, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने देखा, और आपकी बुक में ये इस तरह से बना है, इस तरह से सिंपल। कैसे? मैं दिखाती हूँ आपको। हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। बीच में प्रोटीन, छोटी वाली पेरिफेरल। और अगर इसी तरह से नीचे को हो, अगर सॉरी, इसी तरह से यहाँ हेड, और फिर ऐसे को टेल, ये, फिर हेड, फिर ऐसे को टेल, फिर हेड, फिर टेल,
फिर हेड, फिर टेल, ठीक है? फिर हेड, फिर टेल, ठीक है? फिर हेड, फिर टेल, हाँ? ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई है, ठीक है? ये, और इसी तरह से ये एक बड़ी प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन, ये पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है? और इसी तरह से ये हेड, ये टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। बस ये इसी तरह से ये पूरी बनी हुई है। डबल लेयर, डबल लेयर फ्लूडी, डबल लेयर, इसे कहते हैं फ्लूडी मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये देखिए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट अस, ठीक है? तो इससे पहले कि मैं आपको सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में चलूं, उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी में क्या मेंशन है सेल मेम्ब्रेन के बारे में वो बताना चाहूंगी। तो सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल फीचर है सेल, सेल में मतलब सभी सेल्स में ये पाई जाती है। इवन प्लांट्स में अगर सेल वॉल बाहर है तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी सेल्स में होती है ना? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है और जरूरी चीजों को अंदर लाती है और अनवांटेड चीजों को बाहर ले जाती है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। विच मीन्स ये जो जरूरत की चीजें हैं उनको अंदर लेती है और जो हानिकारक चीजें हैं उनको बाहर फेंक देती है, और बाहर से हानिकारक चीजें आने वाली को ब्लॉक भी करती है। इज इट ओके? सो लेट अस एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ ए किचन नाइफ। केयरफुली कटे पोटैटो को कट कर दो, दो पीसेस में कट कर दो। दो बीकर ले लो, ए और बी, दोनों को पानी में डाल दो, ठीक है? डाल दिया। पहले उस उनका वेट ले लो, बोथ बोथ पीसेस का वेट डालने से पहले ले लो, ठीक है? बीइंग बैलेंस से एक पीस को एक बीकर में डालो, दूसरे को दूसरे बीकर में डालो। पुट वन पीस ऑफ द पोटैटो इन द बीकर विद द प्लेन वाटर। कुछ नहीं डालना है, सिर्फ पानी डालना है। और पुट द अदर पीस ऑफ द पोटैटो इन द बीकर विद 20% ऑफ सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन। ये जो बी है इसमें 20% क्या है? 20%, 20% क्या है इसमें? 20% सॉल्यूशन क्या है? सॉल्ट या फिर शुगर, कोई भी, कुछ भी ले लो। सॉल्ट ले लिया, लीव देम अनडिस्टर्ब। अब इनको डिस्टर्ब मत करो 1 घंटे तक। फिर देखो 1 घंटे बाद कि इसका साइज और इसका साइज एक बराबर है या कम हुआ है। इसका साइज कम हुआ होगा क्योंकि सॉल्ट जो है इसमें से वाटर निकाल के बाहर ले आएगा, बाहर निकल जाएगा। और अंदर कह रहे हैं मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट। बीकर ए द पोटैटो पीस जो है वो स्वेल कर जाएगा और बीकर वेट में इसका बढ़ जाएगा। ये देखिए इसका साइज बढ़ गया, इसका कम, क्योंकि वाटर बाहर ज्यादा है और अंदर कम था तो बाहर से वो अंदर की तरफ को आएगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तहत हायर वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पर है, तो ये वाटर से ना, यहाँ अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर से, तो वो बाहर निकलने शुरू हो जाएगी। तो वो बाहर और ये क्या कर जाएगा? श्रिंक। ये क्या कर जाएगा? श्रिंक। अगर एक बराबर मीडियम में तो ही होते, तब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, तो ये आइसोटोनिक रहता, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाले होते ये वही, तो ये ना अंदर जाता ना बाहर जाता और साइज बिल्कुल सेम रहता। हम्म। जैसे कि अब है सिंस, एक मिनट, पिछले पेज पे हमने कुछ छोड़ दिया क्या? ये है, ये है हमारे पास। इसमें है कि व्हाट डू यू इन्फर, इससे हमें क्या पता लगा कि वाटर जिसमें अंदर आ रहा है उसमें क्या हुई है? ऑस्मोसिस। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ने क्या की है? ऑस्मोसिस, जिसका साइज बढ़ गया है, जिसमें जिसमें साइज इंक्रीज हुआ है, ठीक है? तो अ, और जिसका डिक्रीज हुआ है उसमें क्या हुई है? डिफ्यूजन। क्या हुई है? डिफ्यूजन पार्टिकल्स की। इज इट ओके? सो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर मीडियम, ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे दे दिया है कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे इनको, तो ये सेल्स को, तो ये इनका वाटर ना अंदर बाहर कुछ नहीं जाएगा, ना कंसंट्रेशन जाएगी, नमक पानी मिनरल कुछ नहीं जाएगा, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एक बराबर साइज रहेगा। लेकिन अगर इसी को आप इसमें डालोगे, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर रीजन, अगर इसमें आपको इसको आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये स्वेल कर जाएंगे। और इन्हीं सेल्स को अगर आप हाइपोटोनिक में, तो ये
श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है। तो श्रिंक कर जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन जरूर पढ़ते हैं। नमक वाली पानी में श्रिंक क्यों कर रहा है, बिना नमक वाली पानी में स्वेल क्यों कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपने सारे। स्ट्रक्चर, द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन, अबाउट 7 टू इतनी। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि कितनी थिन और कितनी थिक होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये फ्लूइड मोसाइक मॉडल है, मैंने आपको अभी बना के भी दिया। ये ये देखिए, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। और ये हेड और टेल बाई लिपिड लेयर है, किस चीज की लेयर है, लिपिड की लेयर है ये। द मेम्ब्रेन हैज ए बाई लेयर लिपिड स्पेशल फैट मॉलिक्यूल विद वाटर। लिपिड क्या होता है, फैट। तो वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स आउटवर्ड्स, ठीक है, विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स आउटवर्ड्स एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स। ये क्या है, ये हाइड्रोफोबिक है, टेल्स क्या है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक, फोबिया है इनको पानी से, फोबिक है ना। जबकि ये जो हेड है ये वाटर लविंग है, तो इनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिंग। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। तो ये जो बाई लेयर है ये किस चीज की बनी है, लिपिड की बनी हुई है, और इसका एक पार्ट हाइड्रोफोबिक है और दूसरा हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। एंड वाटर रिवेलिंग टेल्स इनवर्ड्स, है ना। तो ये कह रहे हैं बीच में क्या है, प्रोटीन्स आर अबेंडेड। तो ये हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर लिपिड से बनी है, हेड जो है वाटर लविंग है, और टेल्स वाटर हीटिंग है ना। और द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइड इज फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन, हेंस तो मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्लिप भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्लूइड में। कि तो हेंस इट इज ए फ्लूइडी मॉडल। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट्स एज ए गेट कीपर, हेल्पिंग द सब्सटेंस पास थ्रू। तो ये गेट कीपर है, चीजों को अंदर और बाहर लेने में यही इजाजत या फिर बंद करेंगे अपना, ठीक है। तो हमने हमने देखा कि सेल है ना, सेल के कंपोनेंट्स क्या हैं। हम सेल के कंपोनेंट्स में हमने सेल मेम्ब्रेन देखी, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, और ये दोनों में होती है, प्लांट्स और एनिमल्स में। अब हम देखेंगे सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट्स में होती है, ओनली इन प्लांट्स। तो सेल के कंपोनेंट्स में हमने क्या देखा कि सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोइड है ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और सेल ऑर्गेनील्स हैं, सेल ऑर्गेनील्स में हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होगा, रफ और स्मूथ, है ना। और गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, ये सारे क्या है, सेल ऑर्गेनील्स हैं। और ये जो हमारे पास सेल ऑर्गेनील्स में प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, सिर्फ प्लांट्स में प्लास्टिड्स, पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट। और ये प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ओके। और सेल अपने आप में दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक प्राइमरी है, ठीक है, और यूकैरियोटिक प्लांट सेल और एनिमल सेल है। इज इट ओके। तो हमने देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स फ्लो चार्ट की फॉर्म में हमने देखे, और टाइप्स ऑफ सेल सेल हमने फ्लो चार्ट की फॉर्म में अभी देखा। इवन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेल वॉल। तो सेल वॉल का मैं पहले आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं, ठीक है। प्लांट की जो सेल वॉल है ना, उसमें ये सेल है और ये हमारे पास क्या है, ये सेल वॉल है ना, ये क्या है, सेल वॉल है ना, सेल वॉल, ओके। तो नेक्स्ट 15 और टू लॉन्ग, क्वेश्चंस कर लो ना, जितना हमने किया उतने के क्वेश्चंस कर लो, 15 और टू लॉन्ग। सो इसके बाद है हमारे पास द प्लांट सेल वॉल इज जनरली अरेंज्ड इन 3 लेयर्स। तो प्लांट की सेल वॉल 3 लेयर्स में अरेंज होती है, ठीक है। क्या है, ये है हमारे पास मिडल लेमेला,
सेकेंडरी ये है सेकेंडरी वॉल, ये है हमारे पास प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल, ये सेकेंडरी वॉल, ठीक है। और ये है हमारे पास मिडल लैमेला। क्या है? मिडल लैमेला, ठीक है। तो वैसे ये किस चीज की बनी है? सेकेंडरी वॉल किस चीज की बनी है? सेकेंडरी वॉल अपने आप में पैक्टिन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और सॉल्युबल प्रोटीन की बनी है, और सॉल्युबल प्रोटीन की बनी है। ये है सॉल्युबल प्रोटीन्स, ये ब्लू कलर के, ठीक है। और ये जो है ये डार्क ग्रीन कलर के, ये है हेमी सेलुलोज, ठीक है। और ये है मेरे पास पैक्टिन, ठीक है। और ये है सेलुलोज माइक्रोफिल, सेलुलोज माइक्रोफिल, ठीक है। तो ये है मिडल लैमेला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मिडल लैमेला ऐसे। ये प्राइमरी सेल वॉल, ये वाली। और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्लांट सेल वॉल के स्ट्रक्चर, प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर, जो सिर्फ सेल वॉल प्लांट में ही पाई जाती है, सिर्फ प्लांट में ही पाई जाती है। ओके। ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स, ऑल द लिविंग सेल कंपोनेंट सराउंडिंग के साथ सेल मेम्ब्रेन से ही इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या है? सेमी परमिएबल है। लेट अस प्रिपेयर ए टेम्परेरी स्लाइड ऑफ ए थिन पील ऑफ ऑनियन, ठीक है। और रोहियो लीफ, दैट इज क्रेडल लिली लीफ, एंड माउंट इट विद ए सेफ्रन, ठीक है। और इसको माइक्रोस्कोप में देखो, सेफ्रन सॉल्यूशन डाल के, कवर स्लिप डाल के, ठीक है। सेफ्रन डालो, ऊपर से कवर स्लिप डालो ओनियन पील के ऊपर या फिर रोहियो। सिमिलरली एक और स्लाइड आप चीक सेल की कर सकते हो। स्लाइड लो, चीक सेल निकालो, किससे? मैच स्टिक से। मैच स्टिक को रब करो चीक के साथ, और वो आप डालो किसके ऊपर? स्लाइड के ऊपर। और उनके ऊपर सैफरन सॉल्यूशन डाल के एक और आप स्लाइड डालो ऊपर से, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। उसके बाद स्प्रेड द चीक सेल्स ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड, है ना। एड ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, सेल दिखेंगे, ठीक है, सेल दिखेंगे। सेल सेल को जो है कवर्ड विद द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आपको इसमें दिखेगी, ठीक है। तो ये दिखेगी आपको। इसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल आउटर कवरिंग है किसकी? प्लांट सेल की, सिर्फ प्लांट सेल की, ठीक है। और इनमें इस वॉल के थ्रू क्या होगा? कैन नॉट मूव, plants cannot move from one place to another, so that need a rigid structure to withstand, खड़े होने के लिए उनको चाहिए। और उसके लिए क्या है कि वो रेन, बारिश, तूफान, आंधी में खड़े रहे, उसके लिए उनको एक रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए। और सेल वॉल इतनी रिजिड नहीं होती है, और इसलिए उसको कवर करने के लिए क्या है? सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन उतनी रिजिड नहीं होती, तो सेल वॉल के लिए प्लांट्स में पाई जाती है। उसको अपराइट स्टैंड करने के लिए, उसको रिजिड रखने के लिए हमारे पास क्या है? सेल वॉल है प्लांट्स में। When we place the royal leaf in onion leaf in a concentrated sugar solution, तो हम क्या देखेंगे? वो श्रिंक करेंगे, ऑस्मोसिस होगी उसमें और वो श्रिंक करेंगे। इज इट ओके? Animal cells such as cheek cells do not have cell wall, therefore when placed in the concentrated sugar solution they lose water and shrink, ठीक है। तो एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, तो वो क्या करेंगे? वो श्रिंक कर जाएंगे किसी भी सॉल्यूशन में, एनिमल सेल्स, एनिमल के सेल्स। लेकिन प्लांट के नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट के सेल्स इन चीजों को एब्जॉर्ब या लूज नहीं करते, उनके ऊपर क्या है? रिजिड सेल वॉल है प्रेजेंट। इज इट ओके? सो अब है हमारे पास नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो बहुत पुराने हैं प्राइमरी सेल्स, ठीक है, उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। एनिमल सेल इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट एंड एनिमल सेल हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेवरल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वो पेरियोड में नो वेल डिफाइंड, डिफाइंड, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ओके, नो वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड,
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उसमें, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, उसमें बाउंड्री होती है, ठीक है। तो मोर डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक है ना, तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है आपके पास, ये है हमारे पास रीजन। प्राइमेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक में और अब्सेंट है यूकैरियोटिक में, इसमें एडवांस है। इसका डायामीटर प्रोकैरियोटिक का 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल साइज में 10 टू बड़ा होता है साइज में। और इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना, कितने नैनोमीटर आपको याद करना है। नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली एक सेल का होता है, और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी यूकैरियोटिक सेल कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जबकि जबकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स इसमें अब्सेंट है, कोई भी ऑर्गेनिल, किसी भी ऑर्गेनील के ऊपर इस सेल के प्रोकैरियोटिक सेल के मेम्ब्रेन नहीं होगी ऊपर से, सारे ऐसे खुले होंगे, है ना, डिफ्यूज्ड। और इसमें सभी के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अपनी मेम्ब्रेन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर अपनी मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस के ऊपर अपनी मेम्ब्रेन होगी। जितने भी कंपोनेंट होंगे सेल्स के वो मेम्ब्रेन से क्लोज्ड होंगे। लेकिन ऐसा कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता, है ना। ना ही मेम्ब्रेन बाउंड इसमें न्यूक्लियस है, जबकि इसमें सारे ही मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इसमें न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन है। इज इट ओके? वायरसेस, वायरॉइड्स, ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी है, रेडी गो बिहाइंड। Virus, viroids, and prions are the acellular, no cells, infectious agents that are too small to be seen. ये क्या है? ये कोई सेल नहीं है, ये infectious agents हैं, कीप इन माइंड। अगर आपसे पूछे कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स तीन चीजें हैं, वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स ए सेलुलर है, और ये इन्फेक्शियस एजेंट हैं, बहुत स्मॉल है, आंखों से नहीं दिखते, और ये माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं। इसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन। और ये जेनेटिक मटेरियल, जबकि प्रायंस आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स विच लैक जेनेटिक मटेरियल। ध्यान देना, प्रायंस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है, सिर्फ क्या है, प्रोन्स आर मिसलोडेड प्रोटीन्स, सिर्फ प्रोटीन है, मिसफोल्डेड प्रोटीन है प्रायोन्स में। तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी, वायरस, वायरस और प्रायोन्स। और इसमें ये क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। और इसमें प्रायोन्स में तो जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है। इनमें जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन है। तो इन तीनों चीजों हमने आज क्लियर की, ठीक है। इसके बाद है रेडी टू गो बिहाइंड। इन यूकैरियोटिक इन नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स फॉर्म साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के ऊपर स्केलेटन यूकैरियोटिक सेल में फाइबर्स का है, किस चीज का, फाइन फाइबर्स का, जो कि इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सेल को शेप देता है, मूवमेंट में मदद करता है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में अंदर बाहर करता है। और साइटोप्लाज्म को, द साइटोप्लाज्म में आल्सो स्टोर, और इसका साइटोप्लाज्म स्टार्च स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करता है। और क्रिस्टल्स ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट और सिलिका, दीज आर नोन एज सेल इनक्लजन्स। क्या है, सेल इनक्लजन्स बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फाइन फाइबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेल इनकल्जन्स, ठीक है। साइटोस्केलेटन को भी सेल इनकल्जन्स कहते हैं। जो क्या करते हैं, किस चीज के बने होते हैं ये इनकल्जन्स, कैल्शियम ऑक्सालेट या फिर सिलिका के, इस चीज के, कैल्शियम ऑक्सालेट या फिर सिलिका के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई यूकैरियोटिक सेल नीड दीज ऑर्गेनील्स। हमारे पास ये जो ऑर्गेनील्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, कौन कौन से हमारे पास ऑर्गेनील्स हैं, गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है। ये सारे क्यों चाहिए सेल को, इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है, ये है क्वेश्चन, ये है हमारा जो हमें क्वेश्चन जो हमें क्लियर करना है। सो एनसीईआरटी बोलती है कि यूकैरियोटिक सेल्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल को बहुत सारे लाइफ के प्रोसेस करने हैं, और अलग अलग ऑर्गेनील्स इंडिपेंडेंटली इसको सेम टाइम पे करते हैं, एट द सेम टाइम पे करते हैं। इसलिए अगर एक ही को करने पड़े, एक ही ऑर्गेनील को सारे फंक्शन करने पड़े, तो ये काम एफिशिएंटली नहीं होगा।
तो बच्चों आपने क्या समझा? आपने समझा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स इसलिए हैं क्योंकि सारे फंक्शन सेम टाइम पे होने हैं। तो हर ऑर्गेनेल्स को अपना अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन सौंप दिया गया है। अगर ये नहीं होते सेल के अंदर एक ही कंपोनेंट को सारा काम करना पड़ता, तो वो काम एफिशिएंटली और टाइम पे भी वो नहीं हो पाता, एंड वी विल नॉट एबल सर्वाइव, है ना? तो सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन द, और सेल ऑर्गेनेल्स क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, रिमूविंग वेस्ट, वही सेल ऑर्गेनेल्स है। लाइजोसोम क्या कर रहा है? लाइजोसोम एक कंपोनेंट है सेल का। क्या करता है? रिमूव करता है वेस्ट को, है ना? और न्यू मटेरियल्स बनाता है एंड एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। दे फॉर्म टुगेदर टू फॉर्म ऑल द, तो इस तरह से ये इकट्ठे मिलके बहुत सारे फंक्शन करते हैं और सेल को फंक्शनल रखते हैं। तो a cell is like a tiny living factory with each of its part doing a specific job, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हो गया, फिर तो सेल से ये अलग होते तो सेल अपने आप में एक क्या होती? फैक्ट्री होती, और ये अपना अपना काम करते रहते, अपना स्पेसिफिक अलग अलग से काम करते रहते, पर इसलिए इनको क्या किया गया है? सेल के अंदर बंद करके सेल के कंपोनेंट्स जो है सेल को फंक्शन करने में मददगार बनाया गया है। अब है मेरे पास न्यूक्लियस, हाउस ऑफ द कोडेड इंस्ट्रक्शंस। बच्चों, हाफ ऑफ द चैप्टर हम कर चुके हैं, ठीक है? होपफुली इट इज क्लियर नाउ। ओके, आप सबको सारा डाटा क्लियर हुआ होगा कि नई एनसीईआरटी ने सेल के उसमें क्या डाला है। कल हमारे पास जितने पेजेस हमने किए हैं उतने ही रह गए हैं। तो ये क्या है? हाफ शॉट, नॉट फुल शॉट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे नेक्स्ट हमारा मैं आपके लिए कल बनाऊंगी, ठीक है? सो इसी के साथ गुड लक, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।